Hello everyone. Today we starts again the MCQs of second chapter Principles of Management and the subject is Business Study. So in last video we solved 14th MCQ and now starts 15th MCQs reading. So 15th MCQ, according to these principles of scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the management and the workers are one and the same. The prosperity of employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity for the employees and vice versa. तो आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रीड कर रखे होंगे. जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये अकॉर्डिंग टू टेलर है. जो FW टेलर है उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी रखी है और साथ में 4 प्रिंसिपल्स बता रखे हैं. तो इसमें से कोई एक प्रिंसिपल है जो यहाँ पे है, एग्जिस्ट है. अगर आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को ढंग से रीड किया है तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये कौन से वाले प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं. अगर हम ऊपर का मैटर छोड़कर ये वाली लाइन रीड करें तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये कौन सा प्रिंसिपल है. कहते हैं द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकम्पनीड बाई द प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा. फर्स्ट ए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये वो तो नहीं है. नेक्स्ट बी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी नहीं है. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यस दिस इज द फीचर्स. यही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यहाँ पर यूज़ किया गया है. इस वाले प्रिंसिपल का साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स सबको साथ में लेके चलना होता है और गोल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वन होता है और उसी को अचीव करना होता है. अगर हार्मोनी नहीं रहेगी, सभी लोग इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तो हम गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे. और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर की भी प्रॉस्पेरिटी रहेगी और एम्प्लॉई भी ऑटोमेटिक प्रॉस्परस हो जाएगा. सो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. ठीक है, ये प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का. आपने अगर इसकी स्टडी नहीं की है, FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडी नहीं की है तो आप लोग सीरियसली इनकी स्टडी कर लें. ये 4 प्रिंसिपल हैं FW टेलर के, ठीक है ना. और FW टेलर की टेक्निक की स्टडी कर लें, ये बहुत काम आने वाले हैं. इनमें से बहुत MCQ बनते हैं. अगर आपने इनकी स्टडी नहीं की है तो ज़रूर कर लें. ठीक है, नेक्स्ट MCQ. According to these principles of scientific management, the employees should be rewarded for their suggestion which results substantial reduction in cost. कभी कभी क्या होता है कि जो FW टेलर हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि एक फर्म में एम्प्लॉय को भी ध्यान में रखना चाहिए. एम्प्लॉय से टाइम पे सजेशन ले लेने चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय वर्क से कनेक्टेड होते हैं और उन्हें पता है कि कौन सा काम कितनी कम कॉस्ट में हो सकता है. तो इस प्रिंसिपल में उन्होंने यही सजेस्ट किया है कि एक मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉय से सजेशन लेता रहेगा और एक ओपन स्टेटमेंट देगा कि कोई भी एम्प्लॉय हमें अगर कोई सजेशन देता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होगा तो उसे प्रॉपरली रिवार्डेड किया जाएगा. तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये प्रिंसिपल तो है नहीं, यहाँ पे स्टडी की जाती है तो ये नहीं है. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यही वो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का. यही वो प्रिंसिपल है जहाँ पर कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है. यहाँ पर एम्प्लॉय को कोऑपरेट किया जाता है और उनको इंडिविजुअलिज्म में नहीं रखा जाता. मींस ऐसा गैपिंग क्रिएट नहीं होती कि एक मैनेजर अपने आप को हाई कमीशन का माने और एम्प्लॉय को अंडर लो लेवल का माने. तो यहाँ पे जो टेलर सजेस्ट करते हैं, टेलर सजेस्ट दैट एम्प्लॉय एंड मैनेजर शुड बी कोऑपरेट ईच एंड अदर. सो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल. ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा. नेक्स्ट है 17th क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू टेलर ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज हर क्वालिटीज़.
द एम्प्लॉयज हु possesses टेक्निकल mastery should be involved in planning work, and whereas those with energy or good health may be assigned execution work. So name the related principle of scientific management. अब इस स्टेटमेंट को रीड करके हमें ये समझना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के किस प्रिंसिपल की यहाँ पे बात कही गई है। तो फिर से मैं इसका सेंस समझा देता हूँ। इसका सेंस क्या हो रहा है, तो ये कहते हैं कि जो टेलर हैं वो ये कह रहे हैं कि ईच वर्क, जो भी वर्क है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट असाइंड किया जाना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट होता है वो असाइंड किया जाना चाहिए। अगर किसी में टेक्निकल मैजिस्ट्री है तो उसे प्लानिंग वर्क में डालना चाहिए। अगर कोई की हेल्थ गुड है और वो एनर्जेटिक है तो उसे वर्क एग्जीक्यूशन में डालना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी वर्क शुड बी असाइंड दैट एम्प्लॉय टू दैट एम्प्लॉय। ओके, तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक को रीड किया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की किस टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो पहली टेक्निक का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब प्रिंसिपल आ गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सी आ गया है डेवलपमेंट ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये भी आपका प्रिंसिपल है। एंड डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेलर ईच स्पेशलिस्ट टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस वर्कर में जो एबिलिटी है उसे वही वर्क असाइन करना चाहिए, उसे वही वर्क देना चाहिए। तो यहाँ पर सेंस ये है कि किसी भी वर्कर को या किसी भी एम्प्लॉय को अगर असाइन किया जा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी को देख के असाइन किया जाना चाहिए। वो मेंटली स्ट्रांग है, वो फिज़िकली स्ट्रांग है या बोथ है, उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब पर रखना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है आपका सी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के अकॉर्डिंग ही किसी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात की जानी चाहिए। अगर कोई फिज़िकली स्ट्रांग है और उसे मेंटली वर्क के लिए असाइन किया जाएगा तो ये प्रॉस्पेरिटी में बाधा डालेगा, साथ में क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाएगी। सो ये हमें जॉब पर असाइन करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वर्कर मेंटली स्ट्रांग है, फिज़िकली स्ट्रांग है या दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी। ये फोर्थ प्रिंसिपल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोर्थ प्रिंसिपल। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन विद ऑल द नीडेड क्वालिटीज़। यानी कि एक सिंगल पर्सन में सभी क्वालिटी मिल जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सो टेलर सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट थ्रू हिज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि आप उस टेक्निक को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, जहाँ पर क्या स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जा रहा है। सो फर्स्ट टेक्निक का नेम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सेकंड है मेथड स्टडीज, थर्ड फंक्शनल फोरमैनशिप एंड डी है मोशन स्टडी। तो आपने टेक्निक को रीड किया होगा, आप चाहें तो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं कि मैंने वहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शनल फोरमैनशिप वो टेक्निक है जिसमें हम स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क पे असाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक हमारी होगी वो होगी सी ऑप्शन, फंक्शनल फोरमैनशिप। 19th MCQ क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क स्टडी। जो वर्क स्टडी का कॉन्सेप्ट है तो टेक्निक इंक्लूड्स, तो वर्क स्टडी में कौन कौन सी टेक्निक इंक्लूड होती हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ऑल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये तीनों की तीनों टेक्निक वर्क से ही रिलेटेड है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट। MCQ नंबर 20, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम रीड कर रहे हैं
इस लाइन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस टेक्निक की बात कर रहे हैं। जो टेलर की टेक्निक है उस टेक्निक में से एक टेक्निक यहाँ पे यूज़ हो रही है और इन लाइन से आप समझ सकते हैं फिक्स्ड टाइप साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो एक टेक्निक है जिसका ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है, वो क्या करती है, रिड्यूस करती है गिवन लाइन को, जितनी भी लाइन है उनको रिड्यूस करती है और या फिर किसी प्रोडक्ट के साइज़ को और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करती है। एक ऐसी टेक्निक है, वो कौन सी है? ए ऑप्शन मेथड स्टडी, नो। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, नो। सी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यस। एंड डी ऑप्शन फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो वो सी ऑप्शन है जो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का काम करती है। यही वो टेक्निक है जो किसी प्रोडक्ट के साइज़ को, उसकी क्वालिटी को डिसाइड करती है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो है हमारा सी ऑप्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। 21. दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन विच इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कंपनीज दीज डेज एज वेल। आइडेंटिफाई द टेक्निक। तो स्टेटमेंट कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। असेंबली लाइन की कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में वो हेल्प करती है, वो एक ऐसी टेक्निक है एंड विच इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कंपनी। और ये ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और आजकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। उस टेक्निक को हमें आइडेंटिफाई करना है। ए ऑप्शन है मोशन स्टडी, क्या वो टेक्निक मोशन स्टडी है? बी ऑप्शन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये सेकंड टेक्निक है। थर्ड है मेथड स्टडी एंड डी है लाइन स्टडी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मेथड स्टडी का होगा। मेथड स्टडी में ही कई सारी टेक्निक हैं और यही वो वाली स्टडी होती है जिसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी यूज़ कर रही हैं आजकल। तो मेथड स्टडी ही हमारा सही आंसर होगा। सो लेट प्रोसीड्स 22. Which of the following is an objective of time study? इनमें से कौन सा टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, ये बी ऑप्शन टू फॉर्मुलेट सुइटेबल इंसेंटिव स्कीम, क्या ये टाइम स्टडी है? सी ऑप्शन टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, क्या ये टाइम स्टडी है? या डी ऑप्शन ऑल। अगर आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रीड किया है तो टाइम स्टडी को फुल रीड कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये उसके तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। टाइम स्टडी जब आप रीड करेंगे, जो टेक्निक है टाइम स्टडी, उसको आप स्टडी करिए। उसमें उस स्टडी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव टू फॉर्मुलेट सुइटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड थर्ड ऑप्शन है टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। एंड हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर। इसलिए आप इसकी स्टडी लगाइए। FW टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको अच्छी तरीके से करिए और 7 टेक्निक दी हुई हैं उनको अच्छी तरीके से स्टडी करिए, तब आप इनके आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 23. दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 22 हो गया है। अब हम 23 पे हैं। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो एक ऐसी भी टेक्निक FW टेलर ने बताई हुई है कि जो वर्कर हैं ड्यूरिंग द वर्क वो अपना काम कर रहे हैं और एक टाइम बाद उन्हें मेंटली टायर्डनेस होने लगती है और फिज़िकली टायर्डनेस भी होने लगी है। तो FW टेलर ने उनके रेस्ट के लिए भी एक टेक्निक बनाई हुई है। वो टेक्निक कौन सी है? रीड करते हैं ऑप्शन में। टाइम स्टडी नहीं, बी ऑप्शन मेथड स्टडी नहीं है, मोशन स्टडी भी नहीं है, डी ऑप्शन नन। यानी कि यहाँ पे वो टेक्निक का नाम दिया ही नहीं है। वो टेक्निक का नाम है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में ही FW टेलर ने बताया है कि रेस्ट कितना करना चाहिए एक वर्कर को, कब कब करना चाहिए ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, तो फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि आप FW टेलर के प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट हैं, FW टेलर की टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, इनको रीड करिए 1 by 1, इन्हें लाइन बाई लाइन फुल रीड करिए
कभी किसी का ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, कभी किसी का मीन पूछ रहे हैं वो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है 24, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू, ये लास्ट टेक्निक है, पीस रेट सिस्टम डेवलप्ड बाय टेलर, ये टेलर की सबसे लास्ट वाली टेक्निक है। इसे टेलर ने क्यों डेवलप किया है, रीज़न पूछ रहे हैं, किस लिए। फर्स्ट ऑप्शन, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्कर भी होते हैं और इनएफिशिएंट वर्कर भी होते हैं, क्या इनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इस टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया है। सेकंड ऑप्शन है रिवार्ड द एफिशिएंट वर्कर, जो एफिशिएंट वर्कर हैं उन्हें रिवार्ड देने के लिए इस टेक्निक को लेके आए हैं। सी ऑप्शन, मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर टू परफॉर्म बेटर, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी इस डिफरेंशियल रेट सिस्टम को डेवलप किया है। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में ही अलाउ होते हैं। इसके अलाउ करने से एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की पहचान हो जाती है, और जो एफिशिएंट वर्कर है वो ज़्यादा अर्निंग कर रहा होता है तो वो मोटिवेट हो जाता है। साथ में जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनका भी मोटिवेशन का काम हो जाता है कि डिफरेंशियल रेट सिस्टम अप्लाई करोगे तो वो भी मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे ज़्यादा इनकम अर्न करने के लिए। तो हमारा यहाँ ऑप्शन होने वाला है डी, ऑल ऑफ दी एबव। MCQ number 25. The application of this principle of management leads to higher production and better work for the sum effort. Identify the related principle of general management. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट से हम निकल आए हैं और जनरल मैनेजमेंट में आ गए हैं। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए, जो FW टेलर ने डेवलप किया है उसे तो जनरल मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, और जो फ्यूल ने डेवलप किया है उसे जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस पे भी MCQ बन सकता है कि जनरल मैनेजमेंट किसका है और साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है, ठीक। सो यहाँ पे कहते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क फॉर द सम एफर्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन है वो वाला प्रिंसिपल, इक्विटी है या डिवीजन ऑफ वर्क है, और ऑर्डर। तो वो वर्क है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है कि प्रोडक्शन हाई होने लगता है, ठीक है, और बेटर वर्क होने लगता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही होगा डिवीजन ऑफ वर्क। तो आज की वीडियो में हम इतने ही MCQ सॉल्व करेंगे, इसके आगे के MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इनकी सेकंड वाले चैप्टर्स की अच्छी तरीके से स्टडी लगा लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस को इम्पॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस को अच्छी तरीके से स्टडी करिए, उसकी फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से रीड करिए। फ्यूल के प्रिंसिपल्स अब आना स्टार्ट हो गए हैं, इसके बाद वाले MCQ फ्यूल के हैं। अभी तक जो चल रहे थे वो FW टेलर के चल रहे थे। तो FW टेलर की टेक्निक, FW टेलर के प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से स्टडी करिए। उसके बाद फ्यूल के अब प्रिंसिपल आने वाले हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल से ही MCQ बनेंगे इसके बाद के जितने भी हैं। तो फ्यूल के प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। ओके, गुड बाय।